आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा 9वां व्याख्यान है और आज के हमारे स्रोत विद्वान हैं आदरणीय डॉक्टर सतीश पांडे जी। डॉक्टर सतीश पांडे सर आज जिस विषय पे अपना वक्तव्य केंद्रित रखेंगे वह है स्वाधीनता आंदोलन, आदिवासी समाज और हिंदी उपन्यास। आदरणीय डॉक्टर सतीश पांडे सर मुंबई के प्रतिष्ठित केजे सोमैया महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे, उप प्राचार्य रहे और आप सोमैया विश्वविद्यालय में इन दिनों अधिष्ठाता के रूप में, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के अधिष्ठाता के रूप में कार्यरत हैं। आपका जन्म 2 नवंबर 1959 को नाउरदेव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने एमए पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में जैसे मैंने बताया आप अधिष्ठाता भाषा एवं साहित्य संकाय सोमैया विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यक्ष हिंदी विभाग केजे सोमैया विश्वविद्यालय आप रहे। इसके अलावा मुंबई विश्वविद्यालय में हिंदी अध्ययन मंडल के आप अध्यक्ष रहे। आप पूर्व सदस्य रहे विद्वत परिषद कला संकाय एवं आरआरसी मुंबई विश्वविद्यालय, पूर्व सदस्य आरआरसी एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, पार्वतीबाई चौगुले सहित मुंबई के 5 अन्य स्वायत्त महाविद्यालयों के हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्य के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं वहां पे दी। आपकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं उसमें कथा शिल्पी देवेश ठाकुर, नरेंद्र कोहली चिंतन और सृजन, व्यंग्यकार नरेंद्र कोहली, समकालीन कविता सृजन संदर्भ, संपादन आपने जिन किताबों का किया उसमें देवेश ठाकुर रचनावली जो कि 16 खंडों में प्रकाशित है, 21वीं सदी और हिंदी, हिंदी लघु कथा चिंतन और सृजन, महानगर सप्तक, अल्प विराम, कथा वर्ष 1993, आदिवासी केंद्रित हिंदी साहित्य, करीब 15 से अधिक पुस्तकों के सहयोगी लेखक, 100 से अधिक लेख एवं समीक्षाएं पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित। आपकी जो पुस्तकें प्रकाशनाधीन है उसमें कथा की नई जमीन और भगवान दास मोरवाल, कविता के नए मुहावरे गढ़ता कवि वीरेन डंगवाल। आप समीचीन पत्रिका के संपादक हैं जो कि यूजीसी केयर लिस्टेड एक शोध पत्रिका है। आपको जो सम्मान और पुरस्कार मिले उसमें प्रमुख है महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा समकालीन कविता सृजन संदर्भ आपकी जो पुस्तक रही उस पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी स्वर्ण पुरस्कार वर्ष 2016-17। तो ये सर का परिचय, संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों को दिया। मैं आभारी हूं कि सर ने हमारा आज का निवेदन स्वीकार किया और इस व्याख्यान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर सतीश पांडे सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और स्वाधीनता आंदोलन, आदिवासी समाज और हिंदी उपन्यासों को लेके अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर सतीश पांडे सर। नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा ये जो 75 व्याख्यान का आयोजन है, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, क्योंकि इसके माध्यम से न सिर्फ आजादी के आंदोलन को लेकर के तमाम संदर्भों में चर्चा हो रही है, बल्कि हिंदी साहित्य को भी इस दृष्टि से देखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हो रहा है। तो जब हम इतिहास खंगालने की बात करते हैं तो सबसे पहले एक संदर्भ आता है कि वास्तव में इतिहास जो लिखा गया है क्या वह पूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश या जाति के इतिहास की प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है और किन परिस्थितियों में लिखा है। क्योंकि इतिहास लेखन में इतिहासकार की दृष्टि निर्णायक भूमिका अदा करती है। जैसे कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत की आजादी के लिए
स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को हाशिए पर डालते हुए भारतीय स्वतंत्रता को स्वेच्छा से इंग्लैंड द्वारा सत्ता का हस्तांतरण करार दिया। वस्तुतः सत्ता द्वारा एकत्र तथ्य और आंकड़े तथा सत्य के प्रति निष्ठावान इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहासों की तुलना में कई बार साहित्य में व्यक्त ऐतिहासिक सत्य सत्ता से प्रभावित हुए बिना अधिक प्रामाणिक रूप में प्रकट होता है, क्योंकि साहित्यकार सामान्य जन के प्रति संवेदनशील होता है। वह समयगत सच्चाई को अधिक सार्थक रूप में व्यक्त करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में तुलसी के समय में जो भयंकर अकाल आदि पड़े, उसका उल्लेख अधिकांश इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन तुलसी ने उनका बड़ा प्रामाणिक वर्णन किया है। इसी तरह से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में आदिवासी समाज की भूमिका किस रूप में रही है, इस पर बहुत बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वनों कंदराओं में रहने वाले आदिवासियों को सभ्य समाज पहले से ही अनार्य, असुर, अर्धमानुष आदि तमाम उपमाओं से संबोधित करता रहा और उन्हें उपेक्षित करता रहा। ऐसे में अपनी जातीय अस्मिता की रक्षा और शोषण, दमन तथा अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर के ब्रिटिश सत्ता के साम्राज्यवादी स्वरूप के विरुद्ध उनका जो संघर्ष था, उसे भी इतिहासकारों ने कितना अधिमान दिया, कितनी महत्ता दी, ये फिर से जांचने समझने की जरूरत है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो आदिवासी समाज ने भारतीय स्वाधीनता के लिए खास तौर पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। हम बड़ी आसानी से प्रथम स्वाधीनता आंदोलन 1857 से मान लेते हैं, लेकिन उसके पहले इस आदिवासी समाज ने लगातार संघर्ष किया उस अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। सन 1781 में तिलका मांझी ने अंग्रेजी राज को अमान्य कर आंदोलन किया, जिसे पहाड़िया विद्रोह नाम दे दिया गया। सन 1798 में स्थायी बंदोबस्ती के विरुद्ध तमाण विद्रोह के रूप में इन आदिवासियों का एक आंदोलन फूटा। सन 1800 में दुखन माझी और 1819 में रुदन मुंडा कोंता मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन हुए। सन 1831 में सिंहभूम में बिंदराई सिंगराई मानकी के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ तथा सन 1855 में, ठीक 1857 के 2 वर्ष पहले, सिदो कानू, चांद और भैरव मुर्मू, ये 4 भाई थे। इन चारों भाइयों की अगुवाई में संताल विद्रोह का आरंभ हुआ। इतना ही नहीं, हम उस परंपरा को आगे भी देखते हैं। सन 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह भी इसी क्रम का एक हिस्सा रहा। इस तरह सन 1857 के पहले अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आदिवासियों का संघर्ष निरंतर जारी रहा।
ये वे आदिवासी लड़ाका थे जिनका अंग्रेजी साम्राज्यवाद से आजादी पाने का सपना बार बार टूटा, किंतु उनका सपना देखना नहीं छूटा। लगातार शोषण, यातना के विरुद्ध इनकी लड़ाई इनकी जिजीविषा का सूचक रही। इस दृष्टि से जब हम हिंदी उपन्यास में इन संघर्षों को दर्ज होते हुए देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं सामने आती हैं। वैसे मुझे ये लगता रहा है बार बार कि आदिवासी विद्रोह या आदिवासी आंदोलन कह करके जिस आदिवासियों के संघर्ष को इतिहासकारों द्वारा हाशिए पर डालने की कोशिश की गई, उसे विद्रोह या उलगुलान आदि नाम दे करके उसका महत्व नहीं कम किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ठीक उसी तरह से साम्राज्यवादी सत्ता के उस विस्तारवाद को का विरोध किया, उनके आर्थिक शोषण का विरोध किया, जिसको लेकर के हम भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल के तमाम रचनाकारों को देखते हैं कि जिस तरह से 1857 के विद्रोह को वो अपनी रचनाओं में रेखांकित करते हैं। तो हमें इन आदिवासी आंदोलनों को भी अपने उसी स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा मानना चाहिए, क्योंकि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ये लोग एक संघर्ष कर रहे थे। हिंदी उपन्यासकारों ने आदिवासी जीवन को केंद्र में रख करके बहुत सारी रचनाएं सन 1980 के पहले भी लिखी थी, लेकिन मुझे उन उपन्यासों को देख करके ये लगता रहा कि उसमें मूल रूप से उनका चरित्र आदिवासी जीवन की उन घटनाओं को चित्रित करने का अधिक रहा जिनके माध्यम से वो उपन्यास को रोचक बना सकते हैं। लेकिन 1980 के बाद एक बड़ी लंबी श्रृंखला मिलती है जिसमें इस तरह के आंदोलनों को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ अपने रचनात्मक ऊर्जा के माध्यम से कुछ ऐसे अनैतिहासिक चरित्रों को भी इन उपन्यासों में गढ़ा गया, जिनके माध्यम से ये रचनाएं इतिहास का एक उत्खनन नहीं बल्कि एक संवेदनशील उपन्यास की श्रेणी में आ जाती। वैसे जब हम इन आंदोलनों की चर्चा करें तो जंगल के फूल, राजेंद्र अवस्थी, उसमें अंग्रेज सरकार द्वारा बस्तर के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लड़ने के लिए आम की डाल और लाल मिर्च भेज करके एक राज्यव्यापी भूमकाल या विद्रोह के संगठन का चित्रण किया गया है, लेकिन वह उतना प्रमुख रूप में उपन्यास में नहीं उभरा। यही चीज हम कब तक पुकारूं में भी देखते हैं। रांगे राघव ने उस उपन्यास में सुसन के पिता के माध्यम से यह धारणा प्रकट की, क्योंकि उसे लगता है कि हर भारतीय अंग्रेजों का गुलाम है, उसे बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए वह सुसन से कहता है कि हिंदुस्तानी अच्छा होता है, पर उसे कभी यह महसूस न करने दो कि वह भी हमारा जैसा आदमी है, वरना फिर अदब उठ जाएगा,
डर पैदा करो। ये लोग हमारे आने से पहले भी गुलाम थे, हमने सिर्फ उसी को पक्का किया है। इस तरह की धारणाएं व्यक्त करके इन उपन्यासकारों ने अंग्रेजों की उस रणनीति को सामने रखा जिस रूप में वो भारतीयों पर शासन करने की मंशा रखते। आगे चलकर कृष्णचंद्र भिक्खु के एक उपन्यास रक्त यात्रा में नागाओं के स्वतंत्रता संघर्ष को चित्रित किया गया। अंग्रेजों की नीति नागा क्षेत्र पर अधिकार जमाते समय भी फूट डालने की थी। एक ओर वे अपने अधीनस्थ पुरंदर सिंह को आसाम का राजा बनाना चाहते थे, दूसरी ओर गंभीर सिंह से नागाओं का दमन भी करा रहे थे। इसके अतिरिक्त वे गरीब नागा आदिवासियों को पैसे की लालच भी दिखाते थे। जब नागा लड़ाकों ने अंग्रेजों की छावनी को चारों ओर से घेर लिया था और उनके लिए पानी मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, तब एक कबीले के कुछ लोगों ने रात को चोरी छिपे छावनी में साफ पानी पहुंचा दिया। बदले में उन्हें चांदी के ढेरों सिक्के मिले। पानी पाकर अंग्रेजों के हौसले बढ़ चले और उनकी गोलियों की बौछार तेज हो गई। इसके बावजूद नागा स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष चलता रहा। सभी नागा जनजातियां, चाहे वो अंगामी हो, सेंगमई हो, कछारी हो, मणिपुरी हो, संगटम, लौथा, सेमा, चांग, अपना ये सब अलग अलग अंतर भुला करके वे एक हो गई थी और वे नागा जदुनंग के नेतृत्व में स्वतंत्र नागा राज्य के लिए संघर्ष कर रही थी। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास राकेश कुमार सिंह ने लिखे। राकेश कुमार सिंह ने सिदो कान्हू, चांद और भैरव, ये जो चार भाई थे जिन्होंने 1855 में विद्रोह किया, उसको केंद्र में रख करके एक उपन्यास लिखा जो इतिहास में नहीं है। शीर्षक से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें वे बातें उपन्यासकार ने रखी हैं जिनको इतिहासकारों ने जगह नहीं दी। यद्यपि सिदो कान्हू, चांद और भैरव ये ऐतिहासिक चरित्र हैं, लेकिन इन चारों भाइयों ने जिस तरह से स्वाधीनता का सपना देखा और विद्रोह किया, जल, जंगल और जमीन के प्राकृतिक अधिकारों से बेदखल आदिवासियों को जिस तरह इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरोध में संगठित किया, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है और महत्वपूर्ण भी है। लेकिन राकेश कुमार सिंह इन चारों भाइयों के संघर्ष के साथ साथ कुछ ऐसे रचनात्मक चरित्र भी प्रस्तुत करते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण बन गए, जो जनप्रतिनिधि बन गए। वहां उन्होंने ये भी दिखाया कि अंग्रेजी शासन और उनके द्वारा पोषित जो जमींदार और साहूकार थे, इस त्रिगुट से इन आदिवासियों को लड़ना पड़ रहा। और उपन्यासकार ने स्वयं ये संकेत किया है कि संताल आंदोलन कोई विद्रोह मात्र नहीं था, वरन अपनी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति के लिए इन वन पुत्रों का मुक्तिकामी संघर्ष था। संतालों की यह क्रांति
अंग्रेजों को भारत से भगाने की प्रथम जन क्रांति थी। अंग्रेजों की सत्ता को तीरों पर तौलने वाले इन वनवासियों ने निर्णायक न सही परंतु अनेक अवसरों पर अंग्रेजों को करारी मात भी दी थी। जंगल के परंपरागत ढांचे को कंपनी सरकार के हितों के अनुरूप ढालने के उद्देश्य से उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरी वन्य व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर डाले थे। भू राजस्व वसूली के लिए उसने जंगल में बिचौलियों का एक नया वर्ग उत्पन्न किया था। उनमें साहू, बाबू और बंदूक प्रमुख थे। अर्थात उनमें सूदखोर महाजन थे जो साहू थे, बाबू अर्थात जमींदार थे, और बंदूक अर्थात दरोगा आदि जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे। इन तीनों से उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा। अपने पारंपरिक अधिकारों के लिए सबसे पहले तिलका माझी लड़ा था, उसके बाद विष्णु मान की और दुखन मान की, रुंदर मुंडा, कोंता मुंडा, सिंगराई बिंदराई मान की, इन सबके अधिकारों, सबके बलिदान से प्रेरणा लेकर के सिदो और कानू ने जब कंपनी सरकार को अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया तो सबसे पहले उसका अपना संताल समाज उसके साथ आकर खड़ा हो गए। सखुए की 3 पत्तों वाली डाली गांव-गांव भेजी गई थी। सिदो और उसके साथी जंगल के आदिवासी समाज को इसके माध्यम से एकजुट कर रहे थे और जिनको भरोसा होता वे सखुए की डाल थाम कर सिदो के प्रति अपना विश्वास जताते थे। इस तरह एकजुटता के बल पर सिदो ने जन क्रांति की थी। तामीने कोह के इस भूल में, इस विद्रोह में कई ऐसे रजवाड़ों और जमींदारों का भी समर्थन था जो अंग्रेजी राज के विरोध में थे। इसके बावजूद कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण स्वतंत्र अबुआ राज, जिसका सपना सिदो कानू ने देखा था, वह सपना पूरा नहीं हो पाया। अंग्रेजों के पिट्ठू महाजन और खरीदे गए 5 संताल भेदियों ने सिदो को पकड़ करके अंग्रेज सैनिकों को सौंप दिया था। चांद और भैरव लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कान्हू को सिवड़ी की जेल में फांसी पर लटका दिया गया और सिदो को बरहेट के बाजार में घुमाते हुए फांसी देने हेतु उसके गांव भगनाडीह लाया गया। सोचिए कि वो किस तरह का आतंक रहा होगा उस पूरे साम्राज्यवाद पर कि लोगों में आतंक फैलाने के लिए उन्होंने सिदो को खुलेआम फांसी देने की बात सोची थी। सिदो और कानू भाइयों के इसी विद्रोह को केंद्र में रख करके एक और महत्वपूर्ण उपन्यास मधुकर सिंह ने लिखा, जिसका नाम है बाजत अनहद ढोल। जो इतिहास में नहीं है
और बाजत अनहद ढोल करीब करीब एक ही घटना, एक ही तरह के चरित्रों को केंद्र में रख करके लिखी गई दो रचनाएं हैं। लेकिन इन दोनों रचनाओं में लेखकों का अपना जो दृष्टिकोण है वह इनमें फर्क पैदा करता है। बाजत अनहद ढोल में ये दिखाया गया है कि इसके नायक यद्यपि सिदो कान्हू और उनके दो अन्य भाई थे, लेकिन असली कथानायक वे आदिवासी चरित्र हैं जिन्हें जल, जंगल और जमीन से लगातार बेदखल किया जाता रहा। इस प्रयास में अंग्रेजी साम्राज्य, उनके समर्थक जमींदारों, राजाओं और उनके इशारे पर चलने वाले पुलिस अधिकारियों और महाजनों की एक चौकड़ी रही है जिसके विरुद्ध ये चरित्र लड़ते रहे हैं। ये उपन्यास इन्हीं जनप्रतिनिधि चरित्रों, आदिवासियों के प्रतिनिधि चरित्रों के कारण ही एक ऐतिहासिक दस्तावेज मात्र बनकर नहीं रह जाते, बल्कि एक उपन्यास बनते हैं। इसमें अंग्रेज शासकों की कुटिल नीतियों का लाभ उठाकर उनके द्वारा पोषित सूदखोर महाजनों, बिचौलियों, जमींदारों तथा चाटुकार और स्वार्थी पुलिस अधिकारियों के शोषण से त्रस्त संतालों की व्यथा कथा कही गई। शोषण की इस प्रक्रिया में निलहे अंग्रेजों को भी शामिल किया गया और उपन्यासकार ने संताल विद्रोह के नायकों सिदो कान्हू आदि जैसे ऐतिहासिक चरित्रों के साथ साथ अनेक ऐसे चरित्रों की सृष्टि की जो भूख, गरीबी, अभाव और जहालत के बावजूद अपनी अस्मिता और अपने देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनवरत संघर्षशील दिखाई देते हैं। सुकेल नाम का एक चरित्र ऐसा ही चरित्र है। वह समूची साम्राज्यवादी अंग्रेजी सत्ता के विरोध में खड़ा होता है, जिसके संरक्षण में, जिस अंग्रेजी सत्ता के संरक्षण में जमींदार, महाजन और पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार शोषण और दमन किया जाता रहा। इस उपन्यास में पोटेंट साहब नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का जो एक छिपा एजेंडा अंग्रेजी शासन का रहा, जो मिशनरियों के माध्यम से चलता रहा, उसकी भी बात यहाँ सामने लाई गई है। ये उपन्यास ठीक जो इतिहास में नहीं है उनकी तरह से ही, उस उपन्यास की तरह से ही अंग्रेजी शासन से मुक्त अलग संताल राज्य की कल्पना करने वाले ऐतिहासिक सिदो कान्हू भाइयों की उस संघर्ष की कथा कहता है। लेकिन सिदो की अंग्रेजों को सीधी चुनौती होती है कि पहाड़, नदी, झरना, खेत सब कुछ हमारा है, पूरा संताल परगना हमारा है। पहाड़ काटकर, जंगल साफ कर हमने खेत बनाए हैं। उन खेतों पर लगान, मजदूरी तय करने का काम अंग्रेजों का नहीं है।
यह दायित्व सौंपा है आजादी का संदेश देश के कोने कोने में फैलाने का। उन्हें पता है कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति बांटो और राज करो की है, इसीलिए उनकी इस नीति का सीधे सीधे सिदो कानून विरोध करते हैं और वे अपने लोगों को समझाते भी हैं कि कौन है जालिम जो इन आदिवासियों को आपस में बांट रहे हैं। आदिवासी और संताली के बीच एक जो दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, उसको तोड़ने का प्रयत्न ये लोग करते हैं। सिदो कहता है कि आदिवासी और संताली के बीच कच्ची दीवार तोड़कर रहूंगा, मचेगा महाभारत जिसमें कोई नहीं मिलेगा द्रोणाचार्य, कपटी, अहंकार, भेद और जाति का सृजनकार। इस महाभारत में सबसे पहले मरेगा द्रोणाचार्य, जाति और धर्म का अनार्य। इस तरह से जाति और धर्म के आधार पर बांटने की जो एक अंग्रेजों की नीति रही है, कि बाजत अनहद ढोल उपन्यास उसके भी विरोध में है। संताल सिपाहियों में देश प्रेम की भावना जगाते हुए सिदो मानता है कि उनमें और अंग्रेजी फौज में आकाश जमीन का फर्क है। ये ध्यान देने की बात है कि जिन्हें हम वैतनिक सैनिक कहते हैं, उनमें और अपने देश की आजादी के लिए, मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ने वालों के जुनून में बुनियादी फर्क होता है। इसलिए वो कहता है कि हमें स्वराज चाहिए, स्वाधीन मातृभूमि। संताल परगने का बच्चा बच्चा हमारा सिपाही है, लड़ाकू हथियार है, मरता भी है तो आजादी के लिए। इसके भीतर कहीं गुलाम एक संताल सुराजी या उसके भीतर कहीं भी गुलाम मनुष्य नहीं है, गुलाम मानुष नहीं है। एक संताल सुराजी लड़ाका 1.25 लाख अंग्रेज फौजियों के समान है। वे सभी भाड़े के हैं, कंपनी के नौकर गुलाम हैं। इन भाड़े के टट्टुओं में कोई देश प्रेम नहीं होता, उनमें मृत्यु का डर बराबर रहता है। इस तरह से ये एक ऐसा पहलू है जो देश प्रेम के कारण अपने देश की अस्मिता को बचाने, स्वतंत्रता को बचाने के लिए लड़ने वाले सैनिकों और वैतनिक सैनिकों में बुनियादी फर्क करते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में चल रहे इस संघर्ष में इन लड़ाकों को भारतीय मूल के उन महाजनों, जमींदारों से भी जूझना पड़ता है जो अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए। लेकिन ये लड़ाके मानवीयता नहीं छोड़ते हैं। अंग्रेज उन्हें लुटेरा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, किंतु सिदो का उद्देश्य अंग्रेजों और उनके दलालों से निजात पाना है, उनके जुल्म को खत्म कर बराबरी और भाईचारे का राज्य स्थापित करना है। आदमी से आदमी का शोषण बंद कराना है। लेकिन इस प्रयास में वे मानवीयता को छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए महाजनों के
विरुद्ध वो इस तरह का कोई कदम नहीं उठाते जो अमानवीय लगे। इस उपन्यास में दीनदयाल राय नाम का एक महाजन है। वह जब पकड़ा जाता है तो वह गिड़गिड़ाने लगता है, प्राणों की भीख मांगने लगता है। तो उसे माफ करते हुए ये लोग स्पष्ट कहते हैं कि हम आदमियों के दुश्मन नहीं हैं, हम तो तुम्हारी खामियों के, जुल्म, शोषण और दमन के दुश्मन हैं। तुमने अपनी हरकतें छोड़ने का वायदा किया तो हम भी तुम्हें मुक्त करते हैं। इस तरह से इस संघर्ष के पीछे उनकी एक मानवीय दृष्टि। लेकिन ये आंदोलन सफल नहीं हो पाता, उसके पीछे कारण है। इस कारण की ओर भी मधुकर सिंह बड़ी सफलता से एक संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि महाजनों, जमींदारों और अंग्रेजी राज के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में संतालों ने जिस जिस इलाके को मुक्त कराया, उस इलाके का कोई प्रशासनिक बंदोबस्त नहीं किया। प्रशासनिक बंदोबस्त के अभाव के कारण हुकूमत और कंपनी को ज्यों ही ये पता चलता कि इलाका विद्रोहियों से खाली हो गया है, तो वे चुपचाप फौज लेकर के फिर उस इलाके पर अपना अधिकार जमा लेते। और इस तरह से इन विद्रोहियों का सारा प्रयत्न व्यर्थ चला जाता। इसी कारण संताल विद्रोहियों की प्रजा राज स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। आधुनिक हथियारों के सामने तीर धनुष जैसे पारंपरिक हथियारों से लड़ने वाले ये संताल विद्रोही अंततः सफल नहीं हो पाते। अंग्रेज आत्मसमर्पण करने और आपस में फूट डालकर या लालच दिखा करके धोखे से क्रांतिकारियों का आंदोलन कमजोर बनाते थे, किंतु उन्हें पता था कि मांदर के बोल और संतालियों का गरिमा ज्ञान, आजादी और अस्मिता परिस्थितियों के अनुकूल सिदों के साथ जाग चुकी थी और यह आजादी की लड़ाई जारी रहेगी सिदो कानू के मृत्यु के बाद। और हम देखते हैं कि यह लड़ाई उसके बाद भी जारी रहती है, चाहे वो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में हो, चाहे बाद में हम जिस तरह से देखते हैं कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में फिर एक बार आदिवासी समाज इस अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा हो। इस क्रम में एक उपन्यास की चर्चा और करना चाहूंगा, और वो उपन्यास भी राकेश कुमार सिंह ने ही लिखा है। लेकिन ये आदिवासी समाज का पहला विद्रोह था, जिसे इतिहासकारों ने पहाड़िया विद्रोह कहा। फुल पहाड़िया नाम से ये उपन्यास राकेश कुमार सिंह ने लिखा। इस उपन्यास में भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध में एक आदिवासियों के आंदोलन की ही बात कही गई है। लेकिन संभवतः ये पहला ऐसा विद्रोह था, विरोध था अंग्रेजी साम्राज्यवादी सत्ता का, जो तिलका मांझी के नेतृत्व में लड़ा गया था। तिलका मांझी कोई विद्रोही नहीं था, बल्कि एक लक्ष्य के लिए संघर्षरत योद्धा था। इसीलिए मैं बार बार जब ये बात कह रहा हूं
कि इतिहासकारों द्वारा जो विद्रोह घोषित किया गया, ये विद्रोह वास्तव में स्वाधीनता का आंदोलन था, जिसे विद्रोह करके कह करके हाशिए पर डालने की कोशिश की। ये एक सुव्यवस्थित आंदोलन था। तिलका का जीवन संघर्ष, उसकी शहादत, टुकड़ों टुकड़ों में स्थानीय साक्ष्य, लोकगीतों, परंपराओं और किस्सों, यानी कि वहां के जनमानस में आज भी मौजूद है। अंग्रेजी शासन के हितों के लिए प्रतिबद्ध इतिहासकारों ने साम्राज्यवाद एवं शोषण विरोधी तिलका के संघर्ष को इतिहास में स्थान नहीं दिया, बल्कि उसके बदले दर्ज हुए अंग्रेजों के पिट्ठू जमींदार, दुम हिलाने वाले चापलूस नवाब, पहले मित्र और फिर रियासतों को हड़प जाने पर तलवारें भाजने वाले रजवाड़े, स्वराज नहीं स्वशासन की भीख के लिए कटोरा हिलाते रिरियाते कथित स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों से गोल मेज पर लल्लो चप्पो और ठकुर सुहाती बतियाने वाले नेता, ये लेखक का अपना मंतव्य है। ये लोग इतिहास में दर्ज किए गए, न कि तिलका मांझी जैसे वो लड़ाके स्वतंत्रता से। इसी इतिहास दृष्टि के कारण इतिहासकारों ने यह तथ्य भी इतिहास में दर्ज कर दिया कि तत्कालीन कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने बिना किसी दमन या रक्तपात के प्रेम और विश्वास तथा परोपकार के माध्यम से पहाड़िया विद्रोह को समाप्त किया। पहाड़िया लोगों को सभ्य बनने तथा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति निष्ठावान बनने को उन्होंने प्रेरित किया। जबकि इस उपन्यास को पढ़ने से ये बात साफ नजर आती है कि अपनी पराजय को इतिहास का विषय नहीं बनने देना चाहती थी अंग्रेजी हुकूमत। इसीलिए क्लीवलैंड के उस पराजय को उन्होंने इतिहास में दर्ज नहीं होने दिया। क्लीवलैंड की इसी छवि के पीछे राकेश कुमार सिंह के अनुसार उसकी कूटनीति इसके पीछे थी, जिसको उपन्यासकार ने एक्सपोज किया है। वस्तुतः क्लीवलैंड पहाड़िया आदिवासियों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करके उनका विश्वास जीतना चाहता था और फिर उन लोगों को अन्य आदिवासियों के विरुद्ध खड़ा करना चाहता था। आपस में फूट डालने की साम्राज्यवादी छली कूटनीति को तिलका ने भली भांति ताड़ लिया। इसीलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के षड्यंत्र के विरुद्ध खुला युद्ध घोषित कर दिया। उपन्यासकार ने तिलका के नेतृत्व में चलने वाले संघर्ष के माध्यम से न सिर्फ तिलका की वीरता, उसकी संगठन शक्ति एवं संघर्ष क्षमता का परिचय दिया है, बल्कि पहाड़िया समाज के दुख दैन्य और अभाव तथा साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्ति की उसकी छटपटाहट जैसी भावनाओं को भी शब्दबद्ध किया। तिलका अंग्रेजों की शोषक एवं विस्तारवादी नीतियों का प्रबल विरोधी था। उसका समूचा संघर्ष इन्हीं नीतियों से मुक्ति का प्रयास है। राकेश कुमार सिंह इस ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि यह संघर्ष उस जीवन के लिए था जिसकी नियति है मरण। मरण से मतलब है बलिदान। एक और वे शोषित, वंचित, काले, अनपढ़, भूखे और पहाड़ के चिर निवासी पहाड़िया थे। दूसरी ओर हड़प नीति की
समर्थक विश्व की सर्वाधिक सभ्य सुशिक्षित होने का दावा करने वाली अंग्रेज जाति थी, जो पृथ्वी के जंगल तराई जैसे भूक्षेत्रों को सभ्य और सुशिक्षित बनाने के उद्देश्य का नकाब धारण करके अविकसित क्षेत्रों में सेंध लगाती थी और फिर अपने साम्राज्यवादी पंजे गाड़कर उन क्षेत्रों का या उन क्षेत्रों पर सदियों की दास्ता लाद कर वहां के आदिवासियों का रक्त चूसती थी। इसी प्रवृत्ति को केंद्र में रख करके तिलका मांझी के संघर्ष को इस उपन्यास में उभारा गया। ये तिलका बचपन से ही तेलियागढ़ का जो एक किला था उसका सपना देख, वास्तव में ये सपना पहाड़िया जाति के स्वतंत्र राज्य का सपना है। तिलका अकालग्रस्त अपने गांव की भूख मिटाने का रास्ता क्रूरता पूर्वक मालगुजारी वसूलने वाली कंपनी का खजाना लूटकर निकालता है। इस लूट से अंग्रेज अधिकारी अचंभित हो उठते हैं, क्योंकि इतना बड़ा साहस करने का कार्य किसने किया इसका उन्हें पता नहीं चलता। एक जुड़ा हुआ नाम इस घटना से उन्हें मिलता है और वह नाम है जबरा का। जबरा वास्तव में इसी तिलका मांझी का छद्म नाम है, जो इस तरह के लूट की घटनाओं को अंजाम देने के समय वो प्रयुक्त करता है। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की लुटेरू कर प्रणाली के विरोध की शुरुआत होती है। कंपनी की कर प्रणाली के पहले विरोधी ये पहाड़िया लोग ही हैं। उनका तर्क रहता है कि पहाड़िया जब कृषि कर्म में विश्वास ही नहीं रखते तो फिर किसी भूमि की मालगुजारी कैसे कोई कंपनी वसूल सकती है। ये लोग तो जंगल पर अपना जीवन यापन जंगल के आधार पर करते रहे। इस डकैती की घटना से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग एकदम घबरा जाते हैं। कंपनी के अधिकारियों को शक है कि डकैतियां पहाड़ी लोग ही कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट संकेत या कोई सबूत उनके पास नहीं। उन्हें ये भी मालूम है कि इसमें स्थानीय जमींदार और कुछ और लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं। इसमें सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी का उल्लेख किया जाता है। पहाड़िया लुटेरों पर नियंत्रण रखने का दायित्व कैप्टन ब्रुक को सौंपा जाता है। जंगल तराई के रजवाड़ों और वनवासियों से अनाधिकार राजस्व वसूली एक थोपी हुई व्यवस्था थी, जो उनके आदिम अधिकारों पर डाका डालने जैसा। कंपनी ने एक घोषणा की थी कि व्यापार करते हुए साम्राज्य विस्तार अंग्रेजी नीति के विरुद्ध है, लेकिन वे मुर्शिदाबाद से जंगल तराई तक कंपनी का एक छत्र राज्य स्थापित करने में लगातार लगे हुए थे। इसी रणनीति का विरोध करता है तिलका मांझी। उनकी कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी के इस षड्यंत्र को वह सबसे पहले समझ पाता है। इसलिए उस आदिवासियों की एक महापंचायत बैठती है और उसमें ये तय किया जाता है कि यदि मरना ही है तो वे लोग बाल बच्चों पर लगान का भूत बोझ कर नहीं, बल्कि कंपनी से लड़ते हुए मरेंगे।
और उस लड़ाई में पहला शिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकारी बनता है, वो है कैप्टन ब्रुक। लेकिन कैप्टन ब्रुक की मौत को अंग्रेजी शासन छिपा ले जाता है। लेकिन उनको ये पता चल जाता है कि इन पहाड़ियों को दबाना कठिन कार्य है। इसलिए क्लीवलैंड, जिसकी चर्चा ऊपर हमने की, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि इन आदिवासियों को प्रेम से अपने पक्ष में किया जाए। वे इन पहाड़िया लोगों के भोलेपन का फायदा उठाने और पारंपरिक व्यवस्थाओं, सामाजिक पंचायतों और जनजातीय आस्थाओं को मान्यता देने का षड्यंत्र भी चलाते हैं। सोचते हैं कि इस तरह से मान्यता दे करके वो आदिवासियों को अपने वश में या अपने समर्थन में कर ले। इस तरह से वो आदिवासियों से, दूसरे शब्दों में कहें तो, संबंधों में प्रगाढ़ता ले आते हैं। लेकिन उनकी इस उदारता को, उनके इस खोखले संबंध को ये जबरा, जो वास्तव में तिलका मांझी का ही एक नाम है, वो समझ लेता और वो खुली बगावत करता है। कहता है कि एक एक कर दीकू लोगों ने हमसे जमीन, जंगल और पहाड़ छीनना चाहा। दीकू मतलब जो गैर आदिवासी हैं, उनको आदिवासी समाज में दीकू कहा जाता है। हुरंगी दीकू नहीं छीन सके, लड़े और हारे। अब हमारा मान छीनकर हमें लाल पगड़ी पहना दिया, ने सिपाही बना दिया और सिपाही बना करके उन्हीं आदिवासियों के खिलाफ लड़ने के लिए वो उन्हें प्रेरित करते हैं। मिताई के धोखे में हमें कंपनी का चाकर बना लिया, पर अब नहीं पहनेंगे हम नीला कुर्ता और लाल पगड़ी, कमर पट्टा और जूता भी नहीं। इस तरह से तिलका अपने भीतर के जबरा को मार करके तिलका मांझी के रूप में ही खुलेआम उस अंग्रेजी शासन से संघर्ष करना शुरू करता है। और उसका संघर्ष का तरीका ये है कि इसके पहले कि अंग्रेजी शासन उन पर आक्रमण करे, वे आदिवासी ही उन पर आक्रमण कर देते हैं और उसमें क्लीवलैंड मारा जाता है। क्लीवलैंड का मारा जाना एक बड़ी पराजय अंग्रेजी शासकों को लगती है। तो उनकी पराजय से फिर वे लोग आहत होते हैं और क्लीवलैंड का कार्य अपने एक और अधिकारी चार्ल्स को सौंपते हैं। लेकिन तिलका मांझी के साथ एक धोखा हो जाता है। जैसा कि हम पूरे इतिहास में देखते हैं कि अपने लोगों में से ही कुछ धोखेबाज, कुछ घर के भेदी निकल आते हैं और इन वीर लड़ाकों के मृत्यु का कारण बनते हैं। इन वीर लड़ाकों के ही नहीं, देश की पराधीनता के भी कारण बनते हैं। मध्यकाल से ही हम ऐसे जयचंदों को देखते रहे। यहाँ भी यही होता है कि अब्दुल रसूल खान के माध्यम से क्लीवलैंड के उन अंगरक्षकों को मरवा दिया जाता है और इस मामले को इतिहास में दर्ज होने से रोक दिया जाता है। अब कंपनी बंदोबस्त करती है, बंदोबस्त यानी जमीन का पूरा लेखा जोखा, और नए जमींदार पनपते हैं
जो कंपनी की मांग से भी 3 गुना 4 गुना अधिक वसूल करने की और अपनी जेब भरने की सोचते हैं। लेकिन ये आदिवासी लड़ाके नाकाबंदी करके लेकिन इनके विरुद्ध एक षड्यंत्र होता है। नाकाबंदी करके इनके पास अ, रसद यानी खाने के सामान, अनाज की आपूर्ति अ, शासन द्वारा रोक दिया। उनके बच्चे और महिलाएं भूख से तड़पने लगती हैं, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटता। एक उनके बीच का कुत्ता सरदार है जो बूढ़ा जरूर है, लेकिन वो तिलका मांझी को कहता है कि पहाड़िया देह हारते हैं, मन नहीं। पहाड़िया मोर्चा हारते हैं, लड़ाई नहीं। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के इस साम्राज्यवादी सत्ता से मुक्ति पाने तथा अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए तिलका मांझी और उसके लड़ाके लगातार संघर्ष करते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस आजादी के लिए उन पर इस तरह जुनून सवार रहता है कि तिलका को पकड़ने का प्रयास करने वालों के सामने हर आदिवासी खुद को तिलका बताकर उसे बचाने का प्रयत्न करता है और स्वयं का बलिदान करने को तैयार रहता है। समस्या हो जाती है कि कौन है असली तिलका। अंततः तिलका को पकड़ लिया जाता है और अचेत अवस्था में उसे पकड़ा जाता है। तभी भी तेलियागढ़ की आजादी का सपना उसे दिखाई देता है। कहीं न कहीं लेखक का ये संकेत है कि यद्यपि तिलका मांझी पकड़ा गया और अंग्रेजी सत्ता ने साम्राज्यवादी नीतियों के लिए खतरनाक व्यक्ति मानकर उसे सार्वजनिक रूप से वृक्ष की डाली से लटकाकर फांसी पर चढ़ाने की नई प्रथा शुरू की, लेकिन उपन्यासकार का ये संकेत है कि यह संघर्ष आगे भी जारी रहे। और इसका संकेत इस तरह से मिलता है कि तिलका का बेटा भी तेलियागढ़ में दमामा बजाने का सपना देखने लगता है। ये दमामा बजाना वास्तव में क्रांति का बिगुल बजाना है और इस तरह से ये एक अनवरत चलने वाला आदिवासियों का आंदोलन रहा है, जो इतिहास में दर्ज नहीं हो सका। लेकिन हम अगर फिर से इतिहास को खंगालें तो हमें ये पता चलेगा कि हाशिए पर डालने की लगातार कोशिश करने के बावजूद इतिहास के पन्नों में वो संकेत जरूर मिलते हैं जहां इस आदिवासी समाज ने निरंतर आजादी के लिए अंग्रेजी सत्ता के साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध, शोषक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। इन आदिवासियों में आजादी की तीव्र भावना रही है। कि संघर्ष को महत्व भले ही न दिया जाता रहा, भले ही उन्हें विद्रोह करके रेखांकित किया जाता रहा, लेकिन जिस तरह से ये संगठित होकर के आधुनिक हथियारों से संपन्न अंग्रेजी सेना का सामना अपनी तीर धनुष जैसी पारंपरिक पारंपरिक हथियार से ये लोग करते हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि उनमें एक गजब का आत्मबल था, मुक्ति की एक कामना थी, विद्रोह और संघर्ष की
एक ऐसी जिजीविषा, ऐसी अमिट क्षमता थी जिसे रोका नहीं जा सकता। एक बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति भी उसे नहीं रोक सकी। लगातार ये संघर्ष चलता रहा। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो और भी कई उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों में इस संघर्ष को अलग-अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। इसको और विस्तार से भी इस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जैसी शुरुआत में मैंने बात कही कि इतिहासकार भले ही उसे हाशिए पर डालें, लेकिन उस समय को रचने वाला साहित्य उस जन आंदोलन को एक नई ऊर्जा और नई क्षमता के साथ चित्रित करता है और आदिवासियों के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान को इन उपन्यासों के माध्यम से हम लोग भी समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा समय ज्यादा मैंने ले लिया। मुझे अपनी बात कहने का इस आयोजन के माध्यम से अवसर मिला। तो धन्यवाद सर। और जैसा कि आज का ये व्याख्यान हिंदी उपन्यासों में स्वाधीनता आंदोलन को लेकर आदिवासी समाज पर केंद्रित था और बाजे तनहट ढोल और कुल पहाड़ियां जैसे उपन्यासों के माध्यम से सर ने ये बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से इस आदिवासी समाज के बीच आजादी की लड़ाई का जो संघर्ष रहा, उन्हें यद्यपि विद्रोह के माध्यम से चित्रित तो किया गया, लेकिन इन तमाम उपन्यासों के माध्यम से अगर हम देखें तो शायद उनके संघर्ष को देखने का एक पूरा नया नजरिया और उनका इतिहास, जिसको कि नए तरीके से व्याख्यायित और विवेचित करने का एक नया रास्ता हम लोगों को मिल सकता है। मैं सर के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए आज का यह व्याख्यान हम लोगों के सामने रखा। और जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि सारे के सारे व्याख्यान आगे चल के पुस्तकाकार रूप में भी अकादमी द्वारा प्रकाशित करने की योजना है और डिजिटल फॉर्म पर में अकादमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर यह व्याख्यान जो है डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रहेगा और किताब के रूप में ये पुस्तक दस्तावेज के रूप में हमारे बीच रहेगा। तो एक बार पुनः सर के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपको इस व्याख्यान के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपकी अनुमति से इस आज के व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।